हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12th की अगली वीडियो नंबर 66। हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी, वीडियो नंबर 65, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है शेयर कैपिटल के अंदर। हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सर कैसे न्यूमेरिकली क्वेश्चंस के अंदर जर्नल एंट्रीज करनी है कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को यूज करके। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग कुछ नई चीज पढ़ने वाले हैं और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी इजी टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखिए, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि सर जब भी 11th के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे तो पता चला होगा कि ओनर जब बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तो वो कैश में भी कैपिटल लेके आ सकता है, वो कैश के बजाय गुड्स भी लेके आ सकता है। यूं कहें कि मशीन लेके आया, फर्नीचर लेके आया, बिल्डिंग लेके आया, डेटर्स लेके आया, तो ओनर कैपिटल के लिए कैश भी लेके आ सकता है और अदर देन कैश कुछ और भी लेके आ सकता है। तो ऐसा ही केस कंपनी के अंदर भी होता है। कंपनी में हम लोग जो हमारे मेंबर्स बनते हैं, शेयर होल्डर्स बनते हैं कंपनी के, उनसे पहली चीज तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने शेयर होल्डर से मांगा पैसा। हम लोगों ने शेयर होल्डर से क्या लिया, पैसा लिया। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक तो कैश दे सकते हैं शेयर्स के बदले में, और हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे मेंबर्स भी होंगे जिनसे शेयर्स के बदले में कैश लेने की बजाय या तो हम कोई एसेट लेंगे, या हमने किसी से बिजनेस परचेज किया तो हो सकता है कि उससे हम लोगों ने कंसिडरेशन में कैश की बजाय शेयर दिया, या हो सकता है हमने किसी से सर्विसेज ली और सर्विसेज का कैश में पेमेंट करने की बजाय हम लोगों ने पेमेंट करते वक्त शेयर्स दिए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो आज हम लोग यही टॉपिक देखने वाले हैं कि इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखिए, हमारी ये जो वीडियो है ये पार्ट नंबर 9 है शेयर कैपिटल का। 8 पार्ट पहले आ चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने 8 के 8 पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए, तभी आपको यहां पर चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 66। देखिए, हम लोगों ने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी है, अभी तक हम लोगों ने शेयर कैपिटल में जो भी चीजें पढ़ी, वहां हम लोगों ने देखा कि सर अगर शेयर्स के लिए पैसा कैश में मिलता है तो क्या होगा। हम लोग एंट्रीज करते हुए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब पैसा आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कर रहे थे। अब यहां पर आज का जो हमारा टॉपिक है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नोट डाउन करिए, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब सर इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एक एग्जांपल देता हूं। सर कोई कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, एक मशीन खरीदी। कंपनी ने क्या किया, एक मशीन परचेज करी सर। अब मशीन की कीमत मान लेते हैं सर, मशीन कितने की पड़ी, 1 लाख रुपीस की पड़ी। कंपनी को लगा कि यार जब हमें पेमेंट करना है, तो कंपनी को लगा यार इसको पेमेंट हम लोग कैश में करने की बजाय इक्विटी शेयर्स देके करें तो क्या दिक्कत है। हम लोगों को कैश देना है, अगर हम लोग इसे शेयर दें तो क्या दिक्कत है। अगर सामने वाला एग्री करता है, अगर वेंडर एग्री करता है, सप्लायर, कि सर आप मुझे पेमेंट करने की बजाय आप मुझे अपनी कंपनी के शेयर दे दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। या सप्लायर खुद आगे होकर बोल दे कि सर आप मुझे कैश देने की बजाय आप तो अपनी कंपनी के शेयर दे दीजिए, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कंपनी क्या करे, कंपनी ने 1 लाख की मशीन खरीदी। कंपनी को लगा कि यार इसे पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए कंपनी ने कैश नहीं यूज किया। कंपनी ने पेमेंट कैसे किया, पेमेंट करने के लिए कंपनी ने क्या दिया, कंपनी ने इक्विटी शेयर्स दिए, खुद के इक्विटी शेयर्स दिए। इक्विटी प्रेफरेंस कंपनी जो चाहे वो शेयर दे सकती है। अब मानते हैं कि सर कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए। कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10। कंपनी ने सोचा यार 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, हम लोग इस मशीन के बदले में इससे अपने शेयर देंगे, और हम शेयर्स कितने में देंगे, एक शेयर 10 रुपए का ही देंगे। तो कंपनी इसे कितने शेयर देगी, एक शेयर 10 रुपए का, तो कितने शेयर दिए जाएंगे सर, 10 लाख रुपए टोटल पेमेंट करना है, सॉरी 1 लाख रुपीस टोटल पेमेंट करना है, और 1 लाख के बदले में कंपनी ने एक शेयर 10 रुपए का दिया, तो नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी कितने देगी, 10,000 शेयर्स देगी। कितने, 10,000। हम लोगों को अकाउंटिंग यही करनी है कि सर
अगर कंपनी कैश में पेमेंट करने की बजाय शेयर्स देगी तो उस केस में अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? देखिएगा क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होगी। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा केस नंबर ए है ऑन परचेज ऑफ एसेट। ऑन परचेज ऑफ एसेट, कंपनी एसेट परचेज करने के बदले में कंपनी क्या कर सकती है? शेयर दे सकती है। सबसे पहले हमारे को एसेट को परचेज करने की जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, जो आप एंट्री क्लास 11th के अंदर करते थे वही एंट्री होगी। एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, वहां हम लोग सप्लायर या क्रेडिटर लिखते थे, या हम लोग थोड़ी सी रिफाइंड फॉर्म यूज करते हैं उन्हीं टर्म्स की, वेंडर। वेंडर एक रिफाइंड फॉर्म है, सप्लायर ही बोलते हैं वेंडर। तो टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर मतलब हमारा सप्लायर जो आप 11th में पढ़ते थे, या यूं कहें क्रेडिटर, एक ही बात है, सप्लायर या क्रेडिटर। तो पहली एंट्री हुई क्या चीज? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जिससे खरीदा उसका नाम आएगा सर, जिससे हम लोगों ने खरीदा उसका नाम आएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस सप्लायर से हम लोगों ने मशीन खरीदी या एसेट कोई भी खरीदी हो, चाहे लैंड खरीदी, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर जो भी खरीदा, अगर हम उसे कैश में पेमेंट करने की बजाय शेयर्स दे रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? देखिएगा एंट्री क्या करेंगे, हमारी सेकंड एंट्री जो बनेगी वो बनेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट। देखिए 11th में हम लोग जब इसको कैश में पेमेंट करते थे ना, तो एंट्री करते थे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर इसको कैश में पेमेंट करते तो एंट्री क्या होती? वेंडर्स टू कैश और बैंक अकाउंट। बट हम इसे कैश नहीं दे रहे, हम इसे क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं सर। तो कैश बैंक तो नहीं आएगा, आएगा क्या? कंपनी अगर शेयर दे रही है किसी को तो वो कंपनी के लिए क्या बन रही है? कैपिटल। तो कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ रही है, और कंपनी की अगर कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल क्रेडिट होगी। तो यहां लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट आएगा। अब बात यह आती कि सर कंपनी ने, अभी आपने बोला कि सर कंपनी ने क्या किया, मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, कंपनी ने शेयर्स दिए, शेयर की फेस वैल्यू 10। कंपनी क्या अपने शेयर को ज्यादा हमें दे सकती है क्या? मतलब कंपनी को लगे यार मेरा शेयर की कीमत तो 20 रुपए है, क्यों इसे 10 में दूं? तो कंपनी क्या अपने शेयर इसे 20 रुपए में दे सकती है क्या? बिल्कुल दे सकती है। कंपनी जैसे नॉर्मली कैश में इशू करते वक्त प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकती है, वैसे ही कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पे दे सकती है। कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे कभी भी नहीं दे सकती, कंपनी अपने शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। कंपनी अपने शेयर्स या तो एट पार या एट प्रीमियम पे इशू कर पाएगी। तो मान लेते हैं कि सर कंपनी ने 10 का शेयर कितने में दिया? 20 में दिया। ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा क्या कहलाता है? प्रीमियम कहलाता है। क्या कहलाता है ये? प्रीमियम। तो कंपनी से शेयर कितने देगी? कंपनी कहेगी सर हम लोगों को आपको पेमेंट करना है 1 लाख रुपए का, हम आपको एक शेयर 20 रुपए का दे रहे हैं। कितने रुपए का शेयर दे रहे हैं? 20। तो आपको टोटल शेयर्स कितने मिलेंगे? हम आपको टोटल शेयर्स देंगे 5000 रुपए। 5000 कितने शेयर देंगे टोटल आपको? 5000। अब बात यह आती है कि सर कंपनी ने 10 रुपए यहां प्रीमियम लिया। कितने का प्रीमियम? 10 रुपए का प्रीमियम। तो होगा क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी यहां पर आएगा, कैपिटल के साथ में एक और अकाउंट आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आगे बात समझ में? पार पे होता तो डायरेक्ट टू शेयर कैपिटल आता, बट अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम बोला है तो प्रीमियम वर्ड आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब अमाउंट कैसे आएगा? सर शेयर कैपिटल में आएगा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। कैपिटल में कितना आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम अमाउंट। देखिए कंपनी ने क्या बोला कि सर हम आपको शेयर्स दे रहे हैं, 10 का शेयर है, हम आपको 20 में देंगे। कंपनी ने 10 रुपए प्रीमियम लिया। ये जो 10 रुपए प्रीमियम है वो कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। सर अब बात आती है कि नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालें। यहां तो आपने बता दिया, बट कोई फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल है। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है? आप खुद बनाएंगे फॉर्मूला, देखेंगे भी। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाले? हमने कैसे निकाले? पेमेंट जितना करना बाकी था डिवाइडेड बाय एक शेयर कितने में दिया। तो यहां पर हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन मतलब
कितना पेमेंट करना बाकी था परचेज के सामने, जो हमने सामान खरीदा उसके सामने कितना पेमेंट करना बाकी है। हम लोगों ने बोला जैसे यहाँ 1 लाख था, यहाँ 1 लाख आएगा। डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे इशू प्राइस पर शेयर, इशू प्राइस पर शेयर, ये हमारा आ गया नंबर ऑफ शेयर्स। आगे बात समझ में, बहुत आसान है, काफी इजी है। सर सबसे पहले आपको एसेट खरीदने की एंट्री करनी है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, जिस भी पार्टी से खरीदा उसका नेम आएगा। अगर नेम नहीं गिवन है तो आप वेंडर अकाउंट यूज कर सकते हैं। अब जब वेंडर को पेमेंट करेंगे तो अगर हमने शेयर्स दिए तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, एट पार दिए तो सिर्फ शेयर कैपिटल आएगा, बट अगर एट प्रीमियम दिए तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस पर शेयर। एक शेयर आपने कितने में दिया। अब सर फेस वैल्यू से क्यों नहीं किया, सर कंपनी ने फेस वैल्यू से इसलिए नहीं किया क्योंकि कंपनी अपने शेयर की मार्केट में वैल्यू देखती है और कंपनी को लगता है मेरे शेयर की वैल्यू ज्यादा है, फेस वैल्यू पे अगर मैं इसको शेयर दूंगी तो इसकी तो वर्थ बढ़ जाएगी। कंपनी अगर चाहे तो अपने 10 रुपए के शेयर को 10,000 में इशू करे ना, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर कंपनी एक शेयर 10,000 में दे रही है उस केस में इसे सिर्फ कितने शेयर मिलेंगे, इसे शेयर मिलेंगे सिर्फ 10। कितने शेयर मिलेंगे, 10। ऐसा नहीं है कि सर कंपनी फेस वैल्यू पे देगी, फेस वैल्यू पे नहीं देगी। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू इश्यू प्राइस, बट अगर आपको इश्यू प्राइस गिवन है तो कंपनी अपने शेयर्स को कितने पे इश्यू करेगी, जो अपनी इश्यू प्राइस होगी। और नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करते वक्त परचेज कंसिडरेशन को किससे डिवाइड करना है, इश्यू प्राइस पर शेयर से। आ गया समझ में, काफी इंटरेस्टिंग और काफी इजी कंसेप्ट है। आपका 11th वाला कंसेप्ट है ये एंट्री तो, और ये एंट्री काफी बेसिक सी है। वेंडर अकाउंट डेबिट हो रहा है और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी आ रहा है। आ गया समझ में, एक बार फटाफट से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग एक टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन की जो हमारी बुक है उसका एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो एक बार करके देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे ये जो एंट्रीज है अप्लाई करी जाएगी। एक बार फटाफट से पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। अब हम देखेंगे टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन जो हमारी बुक है, इस बुक का एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, जेड लिमिटेड परचेज्ड फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,20,000 फ्रॉम सीडी लिमिटेड। द पेमेंट वॉज टू बी मेड बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। 9% प्रेफरेंस शेयर, ये 9% प्रेफरेंस शेयर का नाम है, ठीक है ना, और इसी रेट पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। नेक्स्ट, ऑफ ₹100 ईच, फेस वैल्यू 100 एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। तो इश्यू प्राइस कितनी हो गई, 100 + 10, 110। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। हाँ इधर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला था कि सर हमने एक फर्नीचर परचेज किया सीडी लिमिटेड से, तो सबसे पहले एंट्री होगी फर्नीचर परचेज करने की। तो फर्स्ट एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट किससे परचेज किया, सीडी लिमिटेड से परचेज किया। तो टू सीडी लिमिटेड कितने में खरीदा, 2,20,000 रुपीज, 2,20,000 रुपीज में हमने फर्नीचर परचेज किया। कंपनी ने इस फर्नीचर के परचेज का जो पेमेंट किया वो किया प्रेफरेंस शेयर से, और एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस 110। तो क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री में जब हम लोग पेमेंट करने जाएंगे तो सीडी लिमिटेड को तो डेबिट करेंगे, सीडी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,20,000। कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किया तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर नहीं है, प्रेफरेंस शेयर तो नाम लिखना पड़ेगा पूरा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रेट 9%। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब हमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू, क्या बोला था, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस पर शेयर। परचेज कंसिडरेशन कितना है, 2,20,000, और एक शेयर की इश्यू प्राइस 110। इश्यू प्राइस कितनी है, 110। कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स 2000 शेयर्स। कितना आया, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, 2000। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 2000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू 100, तो ये तो हो गया 2 लाख रुपीस। यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा 2000 इंटू 10, 20,000। यहां प्रीमियम आया कितना, 20,000। बहुत बेसिक सी और बहुत इजी एंट्री है,
पहली एंट्री फर्नीचर परचेस करने की, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीडी लिमिटेड, और सेकंड एंट्री में हम लोग पेमेंट जब करेंगे तो शेयर से किया, तो सीडी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स काफी इजी है निकालना। कितना पेमेंट करना था? 2,20,000 डिवाइडेड बाय 110 पर शेयर, ₹110 पर शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 2000 शेयर्स आ गए। आगे बात समझ में? कैपिटल में जाएगी फेस वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा प्रीमियम का अमाउंट। आया समझ में? एक बार फटाफट से पॉज करके इसे नोट डाउन करिए, आगे कुछ और केसेस बाकी है जहां पे हम लोग कंसिडरेशन अदर देन कैश के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए, बात करते हैं आगे फास्ट। देखिए हम बात करते हैं कि सर यहां तक तो हम लोगों ने बोला कि अगर कंपनी ने कोई एसेट खरीदी और उसके सामने शेयर दिया तो क्या होगा। कंपनी बिजनेस भी पूरा का पूरा खरीद सकती है क्या सर? बिल्कुल खरीद सकती है। कंपनी एसेट के साथ में लाइबिलिटीज भी ले सकती है। कंपनी क्या करती है, अगर मान लीजिए कंपनी को कोई बिजनेस टेक ओवर करना है तो कंपनी क्या करेगी? पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर करेगी, जिसमें कंपनी के पास एसेट्स आएगी और कुछ लाइबिलिटीज भी आएगी। एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि क्या बोलना चाह रहा हूं। सर मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी ने क्या किया? एक बिजनेस परचेज किया। क्या परचेज किया? कंपनी ने एक बिजनेस परचेज किया। कंपनी ने एक बिजनेस परचेज किया और बिजनेस जब परचेज किया कंपनी के पास में कुछ एसेट्स और कुछ लाइबिलिटीज आई। एसेट्स मान के चलते हैं, कंपनी के पास एसेट आई कितने की? 10 लाख रुपीस की। प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, टूल्स, इक्विपमेंट्स, डेटर सब मिला के कितना हुआ? 10 लाख रुपीस। और साथ में कंपनी के पास लाइबिलिटी भी आई। बिजनेस पूरा का पूरा परचेस किया तो कुछ उसकी लाइबिलिटीज भी आई होगी। लाइबिलिटीज आई मानते हैं 1 लाख रुपीस की। कितने की लाइबिलिटीज आई? 1 लाख की। कंपनी को पेमेंट करना था, मतलब परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन कितना? 9 लाख रुपीस। 10 लाख की एसेट, 1 लाख की लाइबिलिटी। नेट कंपनी के पास एसेट कितने की आई? 9 लाख रुपीस की। और कंपनी को पेमेंट कितना करना था? 9 लाख रुपीस। अब जब हम लोग इसकी जर्नल एंट्री करने जाएंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगी? देखिए कंपनी एसेट एक्वायर कर रही है और कंपनी लाइबिलिटीज भी एक्वायर कर रही है। कंपनी को वेंडर को पेमेंट कितना करना है? 9 लाख रुपीस। जब पेमेंट करने जाएंगे तो कंपनी कैश के बदले में शेयर्स दे सकती है। तो अगर हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे तो एंट्री क्या होगी? देखिए बात करते हैं केस नंबर 2 ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, जब कंपनी बिजनेस परचेज करेगी उस वक्त क्या होगा? अगर हम बिजनेस कंपनी है और हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो क्या करेंगे? हमारे पास एसेट्स आएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट। हमारे पास एसेट्स आएगी टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट। फॉर एग्जांपल एसेट आई सर 10 लाख की, लाइबिलिटीज कितने की? 1 लाख रुपए की। हमें पेमेंट कितना करना है? वेंडर को कितना देना है? वेंडर को देना है सर 9 लाख रुपीस। तो यहां टू वेंडर्स अकाउंट, जो भी नेम गिवन है, वेंडर को कितना देना है? 9 लाख रुपीस। अब जब हम वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं तो वेंडर को हम कैश नहीं दे रहे हैं सर, हम वेंडर को क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। तो यहां पर जब वेंडर को हम शेयर देंगे एंट्री क्या होगी? वही एंट्री जो भी हम लोगों ने करी थी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर हम लोगों ने शेयर प्रीमियम पे दिया है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये भी हो जाएगा। क्या बोला कि सर अगर हम लोगों ने वेंडर से जो बिजनेस परचेज किया उसका पेमेंट करते वक्त शेयर अगर सिर्फ पार पे दिया तो टू शेयर कैपिटल आएगा सिर्फ, और अगर हम लोगों ने शेयर प्रीमियम पे दिए तो टू शेयर कैपिटल के साथ में टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी आएगा। यहां तक तो समझ में आया? सर बहुत इजी है, हम लोगों ने वेंडर से जो भी खरीदा उसके सामने वेंडर को कितना दे रहे हैं? 9 लाख रुपीस। अब जो मैं समझा रहा हूं थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कंपनी ने जिसका बिजनेस खरीदा उसका बिजनेस इतना अच्छा चलता भी नहीं है, उतना नाम भी नहीं है। कंपनी बोलती है सर आपने एसेट 10 लाख की दी, लाइबिलिटीज 1 लाख की दी, नेट मेरे पास एसेट 9 लाख रुपए की आई, बट आपका तो ऐसा कुछ नाम नहीं है, तो मैं बिजनेस परचेस करके मैं कर क्या रहा हूं? मुझे कोई फायदा हो नहीं रहा। तो कंपनी कहती है कि सर एक काम करते हैं, मैं आपको 8 लाख रुपए दूंगी। कंपनी ने क्या बोला? हम आपको कितना पेमेंट करेंगे? 8 लाख रुपए का पेमेंट करेंगे। कंपनी ने डील करी 8 लाख रुपए में, वैसे पेमेंट 9 लाख करना था। कंपनी ने बोला कि सर मुझे ऐसा कोई खास बेनिफिट दिख नहीं रहा है, आपका बिजनेस परचेज करके मुझे खास कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा है, और मेरे यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्रीज बढ़ जाएगी और मुझे थोड़ा सा मैनेज ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मैं आपका बिजनेस कितने में टेक ओवर करता हूँ? कंपनी ने बोला सर 8 लाख रुपए में। अब
थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, 9 लाख का बिजनेस कंपनी ने कितने में लिया, 8 लाख में लिया, तो यहां वेंडर को पेमेंट कितना करना है, वेंडर को करना है 8 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कंपनी को फायदा हुआ, कंपनी को बेनिफिट कितने का हुआ, 1 लाख रुपीज का। ये 1 लाख रुपीज का बेनिफिट रिकरिंग नेचर का है या नॉन रिकरिंग नेचर का है, नॉन रिकरिंग नेचर का। ये बेनिफिट कौन से नेचर का है, नॉन रिकरिंग नेचर का है। इसका मतलब सर ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो गया, कैपिटल गेन हुआ, तो इस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे एक अकाउंट में जिसका नाम होता है टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ध्यान रखिएगा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये जो 1 लाख का प्रॉफिट था इसे ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। किसके अंदर, कैपिटल रिजर्व। ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी के अंदर कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होंगे। आया समझ में। तो जब हम यहां पेमेंट करेंगे, पेमेंट सिर्फ 8 लाख रुपए का ही होगा। ये क्लियर हुआ, ठीक है सर, ये समझ में आया। मान लेते हैं कि सर सामने वाला जिसका बिजनेस हम लोगों ने परचेस किया उसकी मार्केट में रेपुटेशन काफी अच्छी, गुडविल काफी अच्छी, उसके पास कस्टमर्स भी काफी अच्छे हैं, मार्केट बेस अच्छा है। तो उस सामने वाले ने हमारे को बोला 10 लाख की एसेट ले लीजिए, 1 लाख की लाइबिलिटी ले लीजिए, नेट आपको 9 लाख की एसेट मिल रही है, बट मैं आपसे 12 लाख लूंगा। कितने लूंगा, 12 लाख। सामने जो वेंडर है उसने बोला कि मैं आपसे कितने चाह रहा हूं, 12 लाख रुपीज चाहिए। हमने बोला किस बात के, एसेट तो 9 लाख की आ रही है। उसने बोला एसेट 9 लाख की आ रही, पर मेरा जमाया हुआ बिजनेस है, मेरी रेपुटेशन बिजनेस की, मेरी गुडविल है, मेरे पास कस्टमर बेस अच्छा है, कस्टमर सेटिस्फाइड रहते हैं मुझसे, मैं आफ्टर सेल सर्विस अच्छी प्रोवाइड करता हूं, मेरा नाम मार्केट में है, तो मैं आपको मेरा नाम भी यूज करने में दूंगा। तो मैं आपसे 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूं, कंपनी को 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। अब कंपनी जो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रही होगा क्या, देखना, वैसे तो 9 लाख पेमेंट करना था, बट कंपनी को अब पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, 12 लाख रुपीस। कंपनी को 3 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान कंपनी क्यों बियर कर रही है, क्योंकि सर सामने वाले बिजनेस की गुडविल काफी अच्छी है, और गुडविल अगर काफी अच्छी है तो हमारे पास में भी एक एसेट आ गई 3 लाख रुपए की। इधर डेबिट बैलेंस आएगा, चेक करिएगा, 12 + 1 13, और इधर 10 था तो डेबिट में 3 लाख आया। ये 3 लाख आएगा किस नाम से, गुडविल अकाउंट के नाम से। किसके नाम से आएगा, गुडविल अकाउंट। आया समझ में। क्या बोला कि सर कंपनी क्या करेगी, 3 लाख रुपए जो कंपनी ने एक्स्ट्रा पेमेंट किया वो किस चीज का किया, गुडविल का किया। अब यहां पर मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूं, समझिएगा। हम लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर एक चैप्टर किया था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैंने वहां बोला था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि सर गुडविल को बुक्स में तभी रिकॉर्ड करना है जब गुडविल क्या हो, परचेज गुडविल हो। मतलब वैल्यूड गुडविल बुक्स में नहीं आती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। देखिए यहां हम लोगों ने 3 लाख रुपए ज्यादा दिए, किस चीज के, गुडविल के खरीदने के लिए। तो यहां जो 3 लाख रुपए दिए, ये मेरी जो गुडविल आई है ये परचेज गुडविल है। ये कौन सी गुडविल है सर, ये मेरी कौन सी गुडविल कहलाएगी, ये परचेज गुडविल कहलाएगी। तो इसे रिकॉर्ड कर सकता हूं या नहीं, कर सकते हैं सर। बुक्स में परचेज गुडविल रिकॉर्ड होती है। बुक में जो हम लोग वैल्यूड गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे, आप लोगों को याद होगा गुडविल वैल्यूएशन के अंदर किया था, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में हम लोगों ने गुडविल कैलकुलेट करी थी। तो जो वैल्यूड गुडविल है उस गुडविल को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आगे बात समझ में। वैल्यूड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड किया जाता। बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ कौन सी गुडविल आती है, परचेज गुडविल। और गुडविल परचेज कब होती है, जब हमें किसी चीज का पेमेंट ज्यादा करना पड़े उसकी कीमत से। कीमत 9 लाख रुपए थी, बट उसने मांगा कितना, 12 लाख रुपया। 9 लाख के अगेंस्ट उसने 12 लाख की डिमांड करी है, 3 लाख रुपीज ज्यादा मांगे, 3 लाख रुपीज गुडविल के हैं। आगे बात समझ में। तो जब हम यहां पेमेंट करेंगे, कितना पेमेंट होगा वेंडर को, 12 लाख रुपीज। तो इसका मतलब सर या तो कैपिटल रिजर्व आएगा, या तो कैपिटल रिजर्व आएगा या गुडविल आएगी, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। या तो कैपिटल रिजर्व या गुडविल, या तो ये या ये, दोनों में से एक चीज आएगी। आगे बात समझ में, क्लियर है। और यहां पे भी नंबर ऑफ शेयर्स वाला फंडा सेम है जो अभी तक करते हुए आए। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस पर शेयर, इश्यू प्राइस पर शेयर। ठीक है, शेयर कैपिटल में जाएगी फेस वैल्यू, कैसे, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम अमाउंट। आ गया समझ में, इजी है, वैसे ही है, बस यहां पर आपको गुडविल या कैपिटल रिजर्व क्या है उसका ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए।
आगे हम लोग कुछ और देखते हैं, तो इसे फटाफट से नोट डाउन करिए। आगे हम लोग एक टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सर ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोगों ने यहाँ किया है उसे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है। फास्ट, अब हम लोग टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन जो हमारी बुक है उसका एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए क्या बोला है। भरत लैंप लिमिटेड इश्यूड 30,000 फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। भरत लैंप लिमिटेड ने कितने शेयर इश्यू किए? 30,000 फुल्ली पेड शेयर्स है, मतलब कंपनी वो जो शेयर्स है उनको फुल्ली पेड इश्यू कर चुकी है, मतलब कंपनी आगे उन पर कुछ भी पैसा नहीं मांगेगी। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए की। फॉर परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी, किसके बदले में दिया? कंपनी ने कुछ एसेट और लाइबिलिटी खरीदी है शर्मा एंड कंपनी से, उसके बदले में कंपनी ने 30,000 शेयर इश्यू किए। देखो क्या क्या खरीदा? प्लांट 7 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख, स्टॉक इन ट्रेड 9 लाख और क्रेडिटर्स 2 लाख। हमारे को बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इधर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला था कि सर कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक बिजनेस परचेज किया शर्मा एंड कंपनी से और उसमें कंपनी ने कुछ एसेट्स और कुछ लाइबिलिटीज खरीदी है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी देखिएगा। फर्स्ट एंट्री एसेट और लाइबिलिटी जो भी खरीदी उसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले कंपनी ने खरीदा प्लांट, तो प्लांट अकाउंट डेबिट। कंपनी ने कितने में खरीदा? 7 लाख रुपीज में। कंपनी ने 7 लाख रुपीज में प्लांट खरीदा। इसी के साथ में लैंड एंड बिल्डिंग कंपनी ने परचेज करी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने में? 12 लाख रुपीज में। कंपनी ने स्टॉक परचेज किया 9 लाख रुपीज का, तो स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट। स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट कितने का? 9 लाख रुपीज का। एक लाइन छोड़ देते हैं, हो सकता है कैपिटल रिजर्व या गुडविल कुछ भी आए, एक लाइन छोड़ते हैं। टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना? क्रेडिटर्स खरीदे कंपनी ने कितने में? 2 लाख में। कंपनी को पेमेंट किसको करना था? शर्मा एंड कंपनी को। किससे पेमेंट करना था? शर्मा एंड कंपनी को। कितना करना था? क्वेश्चन में बोला ही नहीं सर। क्वेश्चन में ये तो गिवन ही नहीं है कि कितने में खरीदा, क्वेश्चन में ये बोला है कि इतना इतना खरीदा। बट क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है कि हमने शर्मा एंड कंपनी को कुछ दिया। हमने शर्मा एंड कंपनी को क्या दिया? शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने शर्मा एंड कंपनी को 30,000 शेयर दिए और एक शेयर 100 रुपीज में फुल्ली पेड अप दिया, मतलब हमने 100 रुपए में शेयर इश्यू किया। तो हमारी जो कैपिटल है वो हो गई 30 लाख। इसका मतलब हमने शर्मा एंड कंपनी को पेमेंट कितना किया? 30 लाख का पेमेंट किया। 30 लाख का पेमेंट किया तो ये 30 लाख क्रेडिट भी हुआ होगा, तो ये 30 लाख यहाँ आया। दोनों साइड की टोटल लगाते हैं, इधर की टोटल हो रही है 32, इधर की टोटल आप कैलकुलेट करोगे तो इधर की टोटल आएगी 28। डिफरेंस डेबिट में आ रहा है कितने का? 4 लाख रुपीज का। तो ये जो 4 लाख रुपीज का डेबिट में डिफरेंस है ये हो गई हमारी क्या? गुडविल। गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 4 लाख। सर और कैसे समझे? 28 लाख तो हमने एसेट परचेज करी, 2 लाख रुपीज की लाइबिलिटी, तो नेट एसेट मैंने कितनी, मेरे पास कितनी आई? 26 लाख की। 28 की एसेट, 2 लाख की लाइबिलिटी, तो नेट मेरे पास एसेट कितनी की? 26 की। मैंने पेमेंट कितना किया? 30 लाख। 26 की चीज के लिए 30 लाख रुपए दिया, तो मेरे लिए 4 लाख एक्स्ट्रा दिया मैंने, तो जो 4 लाख रुपीज है वो क्या हो गई? गुडविल हो गई। आ गई बात समझ में? काफी इजी है। एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट और टू वेंडर का नेम, डिफरेंस जो भी आया वो हम लोग क्या मान लिया? गुडविल। और जो शेयर इश्यू की वो हमारे पास क्लियर गिवन था, 30,000 शेयर्स इनटू 100 रुपीज पर शेयर। क्लियर है? एक बार फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे एक और लास्ट कंसेप्ट बच रहा है जहां पर हम लोग कंसिडरेशन अदर देन कैश वाली जो कुछ एंट्रीज होगी वो देखेंगे। फास्ट देखिए, अब हम लोग बात करते हैं एक लास्ट केस की जहां पर हम लोग कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए भी शेयर इश्यू करते हैं। ये केस है सर जब हम लोग प्रमोटर्स को और अंडरराइटर्स को शेयर इश्यू करते हैं। प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स, सबसे पहले बात आती है कि सर प्रमोटर्स ये कौन होते हैं? प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। किसके लिए? जो लोग कंपनी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो लोग कंपनी फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल सी चीज, जो लोग कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? प्रमोटर्स कहलाते हैं। तो सर शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स कौन होते हैं? अगर मैं बात करूं डायरेक्टर्स की, तो ये वो लोग हैं
जो कंपनी चला रहे हैं। डायरेक्टर्स कौन है? जो कंपनी चला रहे हैं, कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है सर। तो फिर शेयर होल्डर्स कौन है? शेयर होल्डर्स ओनर्स है कंपनी के। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ओनर्स। आई बात समझ में? देखिए, प्रमोटर्स अलग चीज होती है, डायरेक्टर्स एक अलग चीज होती है और शेयर होल्डर्स एक अलग चीज होती है। प्रमोटर्स वो लोग हैं जो कंपनी को फॉर्मेशन करके देते हैं, कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं। प्रमोटर्स डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं और शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, बट प्रमोटर्स वर्ड उनके लिए यूज किया जाता है जो लोग कंपनी फॉर्मेशन करवाते हैं। तो कंपनी जो फॉर्मेशन करते हैं उन्हें जब हम प्रमोटर्स कहते हैं, तो कंपनी क्या करती है? प्रमोटर्स को भी शेयर इशू कर सकती है। अब आप लोग कहेंगे सर हाँ, कंपनी इन्होंने शुरू की है तो शेयर तो उन्हें इशू करना बनता है। नहीं, इसलिए नहीं कि उन्होंने कंपनी शुरू की है, इसलिए कि उनका कुछ खर्चा हुआ है कंपनी फॉर्मेशन के लिए। ये जो प्रमोटर्स होते हैं इनका कंपनी फॉर्मेशन में कुछ खर्चा होता है। क्या क्या खर्चा होता है? जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपके बिजनेस स्टडीज के अंदर आएगा, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें वेरियस क्लॉजेज होते हैं, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये सभी चीज़ें क्लॉज होते हैं। पहली चीज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने का खर्चा। सेकंड चीज़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये बनाने का खर्चा। थर्ड चीज़ कॉमन सील, हम लोगों ने फर्स्ट डिस्कस किया था, तो कॉमन सील का खर्चा। उसके अलावा ROC की जो भी फीस होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को जो भी फीस पे करी जाती है कंपनी फॉर्मेशन के लिए, वो सारा खर्चा। तो प्रमोटर्स ये सारा खर्चा करते हैं, उसके बाद में कंपनी शुरू होती है। तो ये जो सारा खर्चा होता है इसे हम लोग बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। अब प्रमोटर्स ने ये सारा खर्चा किया, जब कंपनी शुरू होगी तो कंपनी प्रमोटर्स को ये जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस हुआ है इसके बदले में पेमेंट करती है। कंपनी चाहे कि नहीं सर हम लोग इन्हें कैश नहीं देंगे, हम लोग इन्हें शेयर्स देना चाहते हैं, तो कंपनी प्रमोटर्स को इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के बदले में शेयर्स भी दे सकती है। आगे बात समझ में? तो कंपनी प्रमोटर्स को इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के बदले में क्या दे सकती है? शेयर्स। नेक्स्ट सर, अगर कंपनी प्रमोटर्स को शेयर्स दे रही है तो उस केस में एंट्री क्या होगी? एंट्री देखिएगा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और कंपनी ने अगर प्रमोटर्स को शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया, बिल्कुल कंपनी प्रमोटर्स को भी शेयर प्रीमियम पे इश्यू कर सकती है। तो अगर कंपनी ने प्रमोटर्स को शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी आ जाएगा। सेम वही चीज, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, और यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम अमाउंट। और यहां पर हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू, कैसे निकाला जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस पर शेयर। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस पर शेयर। आ गया समझ में? कंपनी प्रमोटर्स को जब शेयर इश्यू करेगी तो एंट्री होगी इनकॉर्पोरेशन अकाउंट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर शेयर्स को प्रीमियम पे इश्यू किया तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आ गया समझ में? एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो एंट्री है इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, ये एक बार आप एंट्री नोट डाउन करिए। अंडरराइटर्स वाली एंट्री मैं आपको बताता हूं फास्ट। देखिए, बात करते हैं कि सर कंपनी जब अंडरराइटर्स को शेयर इश्यू करेगी तो क्या होगा? सर अंडरराइटर्स कौन होते हैं? अंडरराइटर्स, ध्यान से सुनना, अंडरराइटर्स कौन होंगे? अंडरराइटर्स एक्चुअल में ब्रोकर्स होते हैं। कौन होते हैं? ब्रोकर्स। सर ये ब्रोकर्स क्या करते हैं? कौन होते हैं? कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो कंपनी को, जो कंपनी ने शेयर इश्यू किए उसके लिए एप्लीकेशन मंगवाने में हेल्प करते हैं। कौन? ब्रोकर्स। कंपनी ने शेयर तो दे दिए, अब कौन अप्लाई करेगा, कैसे अप्लाई करेगा, एप्लीकेंट्स को कैसे पता क्या अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कौन कौन से फॉर्म फिलअप करने, तो वो हेल्प कौन करता है? ब्रोकर करता है। तो ब्रोकर क्या करता है? कंपनी के शेयर्स इश्यू करवाने में और कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव करवाने में हेल्प करता है। एज इन अगर हम बात करें तो कंपनी को जितनी भी एप्लीकेशंस आती है वो ब्रोकर की मदद से ही आती है। ब्रोकर्स कंपनी के शेयर्स को मार्केट में बेचने के लिए हेल्प करते हैं। ब्रोकर के थ्रू लोग शेयर्स खरीदते हैं, कंपनी के बारे में जानते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कैसा काम करती है, कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन है।
तो ये सभी चीज़ें ब्रोकर बताता है जनरली। तो ब्रोकर का काम क्या है कि कंपनी के शेयर्स को इश्यू करवाने में और कंपनी को एप्लीकेशन दिलवाने में हेल्प करने का काम किसका है? ब्रोकर का। सर ये जो अंडरराइटर है ये जो भी काम कर रहा है फ्री में तो नहीं करेगा, ये कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करेगा। तो अंडरराइटर जो भी फीस चार्ज करता है, जो भी अंडरराइटर क्या करता है? फीस चार्ज करता है, इसको हम बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन या अंडरराइटर्स कमीशन, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, अंडरराइटिंग कमीशन या अंडरराइटर्स कमीशन, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो सर ये जो भी कमीशन होता है ये कंपनी के लिए तो खर्चा है क्योंकि कंपनी इसको पेमेंट करेगी। तो कंपनी पहली चीज तो इसको कैश में पेमेंट कर सकती है, बट अगर कंपनी चाहे कि नहीं सर हमें इस कमीशन का जो पेमेंट है वो अगर शेयर्स में करना चाहे तो क्या होगा? तो बिल्कुल अलाउड है। तो कंपनी क्या करेगी? इनका जब पेमेंट करनी जाएगी तो कंपनी इन्हें कैश की बजाय शेयर्स में पेमेंट करेगी। तो कैसे क्या जर्नल एंट्रीज होगी? सबसे पहले अगर हम बात करें तो एंट्री होगी अंडरराइटिंग कमीशन या अंडरराइटर्स कमीशन, जो भी आप वर्ड यूज करें, डेबिट, और ये किसको देना है? अंडरराइटर्स को। तो टू अंडरराइटर्स अकाउंट, ठीक है। और फिर कंपनी अंडरराइटर्स को शेयर इश्यू करेगी, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर प्रीमियम पे दिया है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वही कंसेप्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, वही कंसेप्ट नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू यहां पर, और प्रीमियम में नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम अमाउंट। आ गया समझ में? क्लियर है? नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू अंडरराइटर्स कमीशन डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस पर शेयर, इश्यू प्राइस पर शेयर। क्लियर हुआ? काफी इजी और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ पहले तो अंडरराइटर्स कमीशन ड्यू करना है, फिर अंडरराइटर्स को जब आप पेमेंट करने जाओगे कैश में पेमेंट किया तो वेल एंड गुड, अंडरराइटर्स टू कैश हो जाएगा। बट अगर आपने पेमेंट शेयर्स में किया तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर शेयर प्रीमियम पे दिए तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी होगा। आया समझ में? इजी टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए, बात करते हैं आगे। फर्स्ट देखिए हम लोग देखते हैं टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन जो बुक है उसका एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पर प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स वाला ट्रांजैक्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्या बोला है, लाइट लैंप्स लिमिटेड इश्यूड 50,000 शेयर्स of 10 each as fully paid up to the promoters for their services to set up the company। कंपनी ने लाइट लैंप्स लिमिटेड ने 50,000 शेयर दिए, 10 रुपए का एक शेयर, किसको दिया? प्रमोटर्स को दिया कंपनी सेटअप करने के लिए। इट ऑल्सो इश्यूड 2,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each credited as fully paid up to the underwriters of their shares for their services। 2,000 शेयर्स अंडरराइटर्स को दिए गए उनकी सर्विसेज के लिए। जर्नलाइज दीज ट्रांजैक्शंस। इधर ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, कंपनी ने 50,000 शेयर्स प्रमोटर्स को दिया और 2,000 शेयर्स किसको दिए? अंडरराइटर्स को। हमें ये नहीं बोला कि इनकॉर्पोरेशन का एक्सपेंस कितना था, तो हम तो क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री प्रमोटर वाली जब करेंगे तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर दिए? 50,000, और एक शेयर 10 रुपीज का दिया फुल्ली पेड अप, मतलब हमने 5 लाख रुपीज के शेयर्स दिए। तो कुछ भी नहीं बोला है तो एक्सपेंस भी कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपीज। आगे बात समझ में? हमें नंबर ऑफ शेयर्स बोला है कि 50,000 शेयर दिए, एक शेयर 10 रुपए का, 5 लाख रुपए के शेयर दिए, कुछ भी नहीं बोला तो एक्सपेंस भी कितना मान लिया? 5 लाख रुपीज। अंडरराइटर्स की जब बात आती है तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। आप चाहें तो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है ड्यू करके रिसीव करने, ड्यू करके पे करने की। आप डायरेक्टली पेमेंट की एंट्री भी कर सकते हैं। मुझे पता नहीं है कितना पेमेंट करना था। और फिर अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में बोला कि इन्हें 2,000 शेयर दिए, एक शेयर 10 रुपीज फुल्ली पेड अप, मतलब इन्हें पेमेंट कितने का करना था? 20,000 का। मैंने 20,000 के शेयर दिए तो इन्होंने पेमेंट भी कितना हुआ? 20,000। तो ये एंट्री भी किससे हो जाएगी बेटा? फर्स्ट एंट्री भी 20,000 से। आगे समझ में? 20,000 के शेयर्स दिए, इसका मतलब इनको पेमेंट भी 20,000 करना था, तो डेबिट 20 तो क्रेडिट भी 20।
किस चीज का क्रेडिट हुआ? अंडरराइटिंग कमीशन का। आया समझ में? काफी इजी एंट्रीज है, बहुत आसान है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट से पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए, आगे कुछ खास बात करनी है फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने जो टॉपिक देखा है काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा टॉपिक है। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हुई है क्योंकि सर इस टॉपिक को एक वीडियो में खत्म करना था। काफी इजी टॉपिक है, इसमें कुल 12 to 13 क्वेश्चंस हैं आपके टीएस ग्रेवाल के। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। एग्जाम में जनरली देखा गया है कि 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें से आ जाते हैं। तो एक बार प्लीज इसे अच्छे से सॉल्व करिए। कहीं कोई डाउट लगता है, दिक्कत लगती है तो आप सभी लोगों को पता है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, वहां जाके मुझे आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए, वहां देखिए नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब पे क्लिक करिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस हमेशा मिलती रहे। और उसके अलावा अगर आप लोगों ने इसे लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया, तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग, कुछ और नया और कुछ काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आएंगे आप सभी लोगों के लिए। तब तक के लिए बने रहिए साथ में, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।